नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज। इसका एक पार्ट हम आपके लिए ला चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका लेवल भी क्या रहेगा, इजी लेवल ही रहेगा। दो पार्ट हम हर सब्जेक्ट के इजी लेवल के रखेंगे, उसके बाद हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। वैसे हमने सोचा था कि आज आपके लिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन बना रहे थे तो वो अलग चैप्टर से भी आ रहे थे, तो पहले कवर हो जाए वो चैप्टर, तब हम आपके लिए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ऑप्शन ए है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर ऑफ बॉयंसी। ऑप्शन बी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन सी है, डज नॉट कंट्रोल द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ऑप्शन डी है, इट इज द सेम अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। तो आपको पता है मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर मेटासेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटासेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये क्या मेजर करने में हमारी मदद करता है? इनिशियल स्टैटिक स्टेबिलिटी मेजर करने में हमारी मदद करता है ना। स्टैटिक स्टेबिलिटी हमारी फ्लोटिंग बॉडी जैसे फ्लोट कर रही होती है, जैसे हमारी कोई फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोट कर रही है, तो इसकी इनिशियल स्टैटिक स्टेबिलिटी कैसी है ये मेजर करने में ये हमारी मदद करता है। क्या? मेटासेंट्रिक हाइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बॉयंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। बॉयंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? ऑप्शन ए है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ऑप्शन सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऑप्शन डी बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये आपको पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स निकालते हैं, जो किसके बराबर होता है? जितना लिक्विड वेट डिस्प्लेस करती है उसके बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे आपने पानी में कोई चीज़ डुबाई, तो इस जो ये चीज़ है, इसका जो इतना वेट होगा उतना पानी इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। ये आपको पता होगा। वेट ऑफ वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं करना है आपने, हमेशा वेट के बराबर होता है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, if the position of meta center remain lower than center of gravity of the floating body, the body will remain in a state of। आपसे पूछा है जो मेटा सेंटर है वो नीचे है, किससे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो आपको पता है कि अगर m यानी कि मेटा सेंटर इज अबव g, तो ये क्या है? स्टेबल है। अगर m इज कॉन्साइड विथ g, कॉन्साइड विथ g, तो क्या है? न्यूट्रल है। अगर m इज बिलो देन g, तो क्या है? हमारा अनस्टेबल है। ये आपने पढ़ा होगा। हम इसको कैसे याद रखते हैं? इसको माँ से याद रखते हैं कि माँ और ये गॉड। जो हमारे पुराणों में कहा गया ना कि माँ का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, तो वो स्टेबल कंडीशन हो गई। और बाकी अगर माँ एम नीचे है तो अनस्टेबल कंडीशन, एम इज कॉन्साइड विद जी तो न्यूट्रल। ये बस याद रखने की ट्रिक है, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं ना। तो आपसे पूछा हुआ है मेटा सेंटर क्या है? नीचे है जी से, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड ओबेज। तो प्रेशर किसी भी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में कौन सा लॉ फॉलो करता है? पास्कल लॉ, आर्किमिडीज लॉ, न्यूटन्स लॉ या गैलीलियोज लॉ? तो ऑप्शन देख के ही पता चल रहे हैं हाँ तो क्या कि किसको फॉलो करता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो गया, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या बोलते हैं कि जैसे कोई स्टैटिक फ्लूइड है, यहाँ पे कोई रुका हुआ फ्लूइड है, यहाँ पे कोई रुका हुआ फ्लूइड है, तो इसमें क्या होगा? जो प्रेशर, एक पॉइंट मान लेते हैं कोई ए पॉइंट है, इसके ऊपर चारों तरफ से जो प्रेशर लगेगा
वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे, लेकिन ये कंडीशन है कि स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए ना, रुका हुआ फ्लूइड होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड में ही हो सकता है, ठीक है। जो प्रेशर लगेगा वो सारे डायरेक्शन में सेम होगा। क्या कौन सा लॉ कहलाता है, प्रेशर पास्कल लॉ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल लिक्विड प्रेशर ऑन सबमर्ज्ड सरफेस। ये क्वेश्चन क्या ही बोला है आप। तो पहला ऑप्शन है इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द सरफेस, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस। जो टोटल लिक्विड प्रेशर की डायरेक्शन सबमर्ज सरफेस में कहाँ पे होगी, नीचे की ओर होगी, यानी कि नॉर्मल टू दी सरफेस होगी। इजी लेवल के क्वेश्चन आपको पता ही चल रहा है देख के कि कितने इजी लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच लॉ स्टेट्स दैट द रेट of increase of pressure in a vertical direction is equal to the weight density of a fluid at that point. Pascal law, isothermal law, hydrostatic law या न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड्स। तो ये कौन सा लॉ है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, है ना। रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, P इक्वल टू रो जी एच, यानी कि वेट डेंसिटी के फॉर्म में W से डिनोट कर देते हैं, H हो गया, है ना। प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी, जितना जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही वेट डेंसिटी भी बढ़ेगी हाइट के साथ, है ना। तो ये आपको पता चल रहा है। तो ये कौन सा लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। अगला क्वेश्चन है, इन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन नो फोर्स इज नेग्लेक्टेड, ओनली फोर्स ऑफ compressibility is neglected, both force of compressibility and force of turbulence are neglected, force of compressibility, turbulence and velocity are neglected। किसकी बात हो रही है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की। इसको हमने ट्रिक्स में पढ़ा था ना, शॉर्ट ट्रिक्स में, जो शॉर्ट वीडियो में आपने ट्रिक देखी होगी, तो उसमें हमने कैसे याद किया था, नोरा रीड्स नोवल एवरीवेयर। उसमें जो नोरा जी थी वो क्या पढ़ रही थी, नोवल पढ़ रही थी हर जगह, है ना। तो पहले न्यूटन्स लॉ होता है हमारा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले न्यूटन होता है, फिर रेनॉल्ड्स ही आए थे न्यूटन्स, यानी कि नोरा रीड्स रेनॉल्ड्स। अगला नेवियर स्टोक्स। अगला क्या था हमारा, यूलर। नोरा रीड्स नोवल एवरीवेयर, है ना, ऐसे करके हमने याद किया था। इसमें तो सारे फोर्स थे न्यूटन में, रेनॉल्ड्स में क्या था, लास्ट के दो फोर्स हट गए थे, कंप्रेसिबिलिटी वाला और सरफेस टेंशन वाला हट गया था। फिर और इसमें कौन सा हट गया था, कंप्रेसिबिलिटी वाला और टर्बुलेंस वाला और सरफेस टेंशन वाला, है ना। इसमें तीन फोर्स हट गए थे। इसमें कौन कौन से फोर्स थे, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, प्रेशर फोर्स, है ना, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स और सरफेस टेंशन वाले फोर्स थे। तो इसमें ये दोनों हट गए थे अगले वाले में, है ना। तो ये बचा, ये बचा, ये बचा, फिर ये बचा, है ना। फिर अगले वाले में क्या था, जो टर्बुलेंस वाला था वो भी हट गया था। तो जी ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स और प्रेशर फोर्स बचा। यूलर में क्या था, प्रेशर फोर्स भी हट गया था। फिर कौन सा बचा था, जी और वी बचा था। ऐसे करके हमने इसको याद किया था, है ना। तो यहाँ पे कौन से हटे हैं, कंप्रेसिबिलिटी वाला और टर्बुलेंस वाला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या थर्मोमीटर। तो आपको पता है किससे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का यूज़ हम क्या पता करने में करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करनी हो या एल्टीट्यूड डिटरमाइन करना हो, तो उसमें कौन सा बैरोमीटर का यूज़ करते हैं हम, है ना। एल्टीट्यूड डिटरमाइन करने में या वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर is close to 1.033 meter of water column, 10.33 meter of water column, 103.3 meter of water column या 101.3 meter of water column। तो आपको पता है किसके बराबर होता है 10.33 meter of water column, है ना। अगर वाटर के टर्म में बात की जाए तो 10.33, और अगर मरकरी के टर्म में बात की जाए तो कितने 762 mm ऑफ मरकरी, है ना। आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू PATM 762 mm ऑफ मरकरी। अगर इसको निकालें भी तो हम कितना आता है मीटर में, कितना हो जाएगा 0.762 मीटर, और मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 13.6, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10.33 मीटर ऑफ वाटर, है ना। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है एनी सब्सटेंस की जितनी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, तो वाटर के टर्म में निकल जाती है। बाकी आपको ये दोनों टर्म याद होनी चाहिए, मरकरी के टर्म में भी और वाटर के टर्म में भी, है ना। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टोक्स लॉ डील्स विथ, स्टोक्स लॉ किससे डील करता है सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल, टर्बुलेंस फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, लैमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स या लैमिनार फ्लो इन द ट्यूब्स। तो स्टोक्स लॉ से क्या निकालते हैं हम सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल, इसे क्या कैलकुलेट करते हैं ना स्टोक्स लॉ से। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सेटिंग वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी वीएस से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है G-1 GT² अपॉन 18 म्यू। ये आपने सॉइल में भी पढ़ा होगा, वहां पे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, है ना। स्टोक्स लॉ से 0.02 mm से 0.0002 mm उसके जो पार्टिकल साइज होता है उसके ले करते हैं ना। तो इससे क्या निकालते हैं हम सेटलिंग वेलोसिटी, यानी कि सेटलिंग ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CT ऑफ वेंचुरियोमीटर इज अबाउट। ऑप्शन बी ए है 0.60 से 0.66, 0.96 से 0.98, 0.50 से 0.60 या 0.80 से 0.87। तो आपको पता है वेंचुरियोमीटर के लिए CD की वैल्यू कितनी होती है 0.96 से 0.98, है ना। ये तो सभी को याद होगा। अगर हम ऑरिफिस की बात करें, ऑरिफिस के लिए कितनी होती है, कम होती है 0.62 से 0.65 होती है ना, ये भी आपने पढ़ा होगा। बाकी कभी कभी रोटामीटर या उसके लिए भी पूछ लेता है, रोटामीटर और कौन सा होता है एल्बोमीटर ना, रोटामीटर एंड एल्बोमीटर। एल्बोमीटर इसके लिए कितनी होती है 0.56 से 0.81, शायद यही है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एक आपसे नोजल मीटर की पूछता है, लेकिन नोजल मीटर में आपको जैसे अगर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, एक बार SSC JEE में भी पूछा गया था, तो नोजल मीटर का भी बता देते हैं आपको 0.93 से 0.98, है ना। लेकिन आपको कहीं पे 0.67 के आसपास भी दिखेगी ये वैल्यू नोजल मीटर एंड की फ्लो नोजल के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाली वैल्यू होगी, है ना। तो क्वेश्चन में आ रखा है तो इसी को आपने टिक करना है, क्योंकि बहुत जगह पूछा गया है क्वेश्चन और यही वैल्यू दी गई है वहां पे, ना। तो आपको यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू कैविटेशन, फ्लो कॉन्ट्रैक्शन, बाउंड्री फ्रिक्शन, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। जो सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो माइनर लॉस होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, है ना। ये हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई पाइप है ना यहाँ पे, तो फिर जो हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है वो ऐसे होता है ना। आपने पढ़ा होगा ऐसे करके
ऐसे करके। यहाँ पे क्या, ये क्या है, वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा, कॉन्ट्रैक्टा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा में क्या होता है, मतलब यहाँ से पानी आया, पानी आ रहा था, पानी आ रहा था, तो फिर यहाँ पे अचानक से एरिया कम हो गया, तो ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मिनिमाइज करेगा एरिया को। तो ये मिनिमम हुआ यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा पे। फिर क्या होगा, फिर पाइप को पूरा कवर करने की कोशिश करेगा, यहाँ से पूरे पाइप को कवर करने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ से पूरे पाइप को कवर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस होगा। कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे ही वाटर लॉस होगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन में माइनर लॉस का मेन कारण क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मेन कारण है इसका एक्सपेंशन होना। अगर ये एक्सपेंड नहीं होता, ऐसे ही चलते रहता, तो वाटर लॉस नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपेंड होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, है ना। तो यही क्या होता है, उसका वाटर लॉस का मेन कारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन हो रहा है ना, आपको दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द लॉस ऑफ एनर्जी एट द एग्जिट फ्रॉम अ पाइप इज गिवन एज। लॉस ऑफ एनर्जी एट द एग्जिट, एग्जिट पर पूछा हुआ है, तो कितनी होती है, वी स्क्वायर अपॉन 2z होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंट्री पे कितनी होती है, एंट्री पे कितनी होती है, 0.5 होता है। 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2z, इसका हाफ होता है ना। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं फिर। यहाँ पे सर्टेन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस का, वी सी माइनस वी टू स्क्वायर बाई 2g, है ना। यहाँ पे क्या होगा, वी सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी टू होगा, यहाँ पे वी वन होगा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा देख रहे हैं आपकी, वेना कॉन्ट्रैक्टा और वी टू ही, वी सी और वी टू ही ले जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वी वन का कोई रोल ही नहीं है ना। तो एंट्री की बात होगी, एग्जिट का आपको पता है वी स्क्वायर अपॉन 2g। अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, सडन एक्सपेंशन की, सडन एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर अपॉन 2g, 1 माइनस वी टू स्क्वायर बाई 2g, है ना। ये भी आपको पता होगा, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी कभी कभी वो के वाला पूछता है बैंड का, वो आगे कभी देखेंगे। फॉर लैमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज, लैमिनार फ्लो में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर तो हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी। ऐसी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला भी यही होता है। तो मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो अल्फा की वैल्यू सर्कुलर पाइप के लिए है, लैमिनार फ्लो और सर्कुलर पाइप के लिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1.33 होती है सर्कुलर पाइप के लिए। बीटा क्या है यहाँ पे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है। और अगर यूनिफॉर्म फ्लो है थ्रू फिज्मेटिक चैनल, तो अल्फा और बीटा एक के बराबर होते हैं। अगर क्या हमारा यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू प्रिज्मेटिक चैनल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल नहीं रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है प्रिज्मेटिक चैनल। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ इज 0.02 देन द वैल्यू ऑफ चेजिस कांस्टेंट विल बी। फ्रिक्शन फैक्टर और चेजिस कांस्टेंट का रिलेशन आपको पता है कितना होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, C इक्वल टू √8g अब डिवाइडेड बाई एफ करके, ये आपने पढ़ा है ना, C इक्वल टू
√8g डिवाइडेड बाई एफ। एफ के यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उसको एफ डैश से डिनोट करते हैं हम। यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर की बात हो रही है। तो अगर हम रखेंगे तो जी के टर्म में निकालना ऑप्शन में, तो जी को जी रहने देते हैं। एफ कितना है हमारा 0.02, तो ये 2 से कट जाएगा 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, और ये भी 10 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, तो 10 भी बाहर आ जाएगा, तो √g यानी कि 20√g हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम ठीक कर दिया ना। इसमें फॉर लैमिनार फ्लो कितना होता है, 2 होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, द हाइड्रोलिक ग्रेट लाइन इज ऑलवेज अबव द एनर्जी ग्रेड लाइन, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, ये तो हमारा सही है। ऑलवेज अबव द क्लोज कंड्यूट, ये नहीं होता है। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये ऐसा भी नहीं होता है, वो टोटल एनर्जी लाइन होती है ना, अगर पंप और टर्बाइनल आए आगे तो ये तो अपवर्ड भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को लाइन को हमने HGL से डिनोट करते हैं ना, तो HGL क्या होता है हमारा, लाइन जॉइनिंग बिटवीन पॉइंट्स ऑफ पीजोमेट्रिक हेड है ना, तो इसमें प्रेशर हेड भी होता है और डेटम हेड होता है ना, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ही होती है। और जो टोटल एनर्जी लाइन होती है TEL से डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है, P/गामा प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड भी होता है V²/2g z है ना। तो HGL में क्या नहीं है, V²/2g यानी कि वेलोसिटी हेड ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक इमेज के थ्रू भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये डाटा में है ना, यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन है, ऐसे हमेशा डाउनवर्ड ही होगी तो, और ये है हमारी, ये टोटल एनर्जी लाइन है, ये हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये हमारा क्या है, V²/2g है। ये हमारा टोटल कितना हो गया, P/गामा प्लस जेड, दोनों को एक ही में डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल एनर्जी लाइन में तो यहाँ तक होगा, ऊपर तक, ये टोटल एनर्जी लाइन है यहाँ तक। इसमें अगर हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को हटा दें तो इतना वाला माइनस कर दें तो क्या आ जाता है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आ जाता है। तो वही आपसे पूछा हुआ है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, एनर्जी ग्रेड लाइन से वेलोसिटी हेड नीचे होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। विच नॉज, अगला क्वेश्चन हमारा, विच नॉज इज प्रेफरेबल फॉर लो फ्लो रेट्स। ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी ट्रायंगुलर, ऑप्शन सी बोथ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पानी पी लेते हैं। तो आपको पता है लो फ्लो रेट के लिए हम कौन सा नॉच लेते हैं, हम यूज करते हैं ट्रायंगुलर नॉच या वी नॉच, है ना, इसको ट्रायंगुलर नॉच या वी नॉच भी बोलते हैं। इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है और इसमें वेंटिलेशन की नीड भी नहीं होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो लो फ्लो रेट के लिए हम ट्रायंगुलर नॉच का यूज़ करते हैं। लिखना है क्या इसमें, चलो क्या ही लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, द डिस्चार्ज थ्रू ऑफ वीच नॉच वेरीज एज h⁻², h⁻²/3, h⁻3/2 या h⁻5/2। तो वी नॉच में वेरी करती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना वी नॉच वाला, क्या होता है 8/15 करके, Q = 8/15 CD√2g tan θ/2, इसमें थीटा तो होगा,
क्योंकि वी नॉट जो है ना थीटा की वैल्यू होगी एच की पावर 5/2। और अगर हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं उसमें क्या होता है 2/3 सी टी एल या बी √2g एच की पावर 3/2। ये वी नॉच के लिए है, ये रेक्टेंगुलर के लिए। अब मैंने इसको कैसे याद किया था उस टाइम पे कि फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने इन दोनों में कन्फ्यूज़न, जैसे 2/3 है ना, तो 2/3 को यहाँ पे उल्टा कर देना है तो 3/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1.5 आ रहा है तो यहाँ पे 2.5 आएगा, एक ऐड कर देंगे हम वी नॉच में। ऐसे करके मैंने याद किया था, आप भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो एच की पावर 5/2 में वेरीज करता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो 8/15 आपको याद रहता ही है, सी डी √2g तो समय होता है इसमें tan θ/2, क्योंकि थीटा वाला वेरिएंट आ जाता है, इसमें एल होता है। एच की पावर 5/2 एच की पावर 3/2, बस ये याद रखना होता है। तो ये आपको याद होगा, याद नहीं है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर लैमिनार फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ऊपर पूछा था एनर्जी करेक्शन फैक्टर, यहाँ पे पूछा है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ बीटा की वैल्यू पूछी है, पर मैं आपको बता चुका था बीटा की वैल्यू कितनी होती है। सर्कुलर पाइप ऑफ फॉर लैमिनार फ्लो कितनी होती है, 1.33 होती है। तो ऑप्शन सी 4/3 है ना, तो 1.33। फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। टोटल मोमेंटम ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंटम ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी। और अगर टर्बुलेंट फ्लो की बात की जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है उसमें, अल्फ़ा की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है। उसमें हाफ कर लेता है 0.015 हो जाती है बीटा की वैल्यू, ऐसा करके ये है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो बाय मैनिंग फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है मैनिंग फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो गया, है ना। ये होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/n r की पावर 2/3 रूट एस या एस की पावर 1/2। जी फॉर्मूला क्या था v इक्वल टू सी रूट आर एस। अगला क्वेश्चन है हमारा द फ्लो ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट रेट इन अ यूनिफॉर्मली टेपरिंग पाइप इज। कांस्टेंट रेट भी दे रखा है, कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है लिक्विड, और यूनिफॉर्मली टेपर्ड पाइप भी दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, या अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये होगा हमारा स्टेडी होगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट है और यूनिफॉर्मली टेपर्ड पाइप है, यानी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो है ना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोई यूनिफॉर्मली पाइप है ना, डाया सेम है, बराबर है, यानी कि लॉन्ग पाइप है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, और रेट भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट। तो ये क्या होगा, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो होगा। स्टेडी क्योंकि कांस्टेंट रेट है, यूनिफॉर्म फ्लो क्यों, कांस्टेंट आया है थ्रू आउट था। वहीं टेपर्ड में आपको पता चल गया, ऐसा करके कुछ टेपर्ड हो रहा है एरिया, कांस्टेंट रेट है इसमें भी, कांस्टेंट रेट और टेपर्ड है, कांस्टेंट रेट है यानी कि स्टेडी होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर हम बात करें कि डाया तो कांस्टेंट है, लेकिन जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग
रेट या डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं है तो अनस्टेडी होगा, और यहाँ पे यूनिफॉर्म डे है तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बाकी अगर टेपर्ड है, टेपर्ड तो नहीं बनाए, अगर टेपर्ड बार है और रेट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा हमारा अनस्टेबल अनस्टेडी फ्लो या और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे पूछा था आपसे कि कांस्टेंट रेट भी है और यूनिफॉर्मली टेपर्ड पाइप है तो स्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, अ स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट where the pressure is zero, where the total energy is zero, where the velocity of flow reduces to zero, where the total energy is maximum। तो जब हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो जीरो हो जाती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। हम पिटोट ट्यूब में पढ़ते हैं ना, जब पिटोट ट्यूब कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है हमारी, काइनेटिक, मतलब काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में बदलती है ना। तो जहाँ पे हमारा वेलोसिटी जीरो के बराबर हो जाती है वो हमारा कौन सा पॉइंट कहलाता है, स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। इसमें भी क्या ही लिख सकते हैं पिटोट ट्यूब के बारे में, सॉरी पिटोट ट्यूब, थोड़ा आपको याद रहे उस टाइम पे ना, कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। जब इसमें बदल रहे होते हैं तब एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो के बराबर हो जाती है। उसी पॉइंट को वो क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन without considering the forces causing the flow is known as kinematics of fluid flow, fluid statics, fluid dynamics या force vortex flow। विदाउट कंसिडरिंग फोर्स मोशन फोर्सेस, ठीक है, फ्लूइड मोशन में तो है लेकिन फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी हमने ट्रिक के उससे याद किया था, है ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से नियम मत आ रहा है, ये काम मत करो तो फोर्स कंसीडर मत करो, ऐसे करके हमने याद किया था ना। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हो गया, ये भी हमने शॉर्ट वीडियो में सीखा था, शॉर्ट ट्रिक में, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा चेंज एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द फ्लो इज कॉल्ड। चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टाइम के साथ। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि चेंज हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना यहाँ पे, जैसे dv अपॉन dt टाइम के साथ वेलोसिटी या प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई टाइम, और चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू जीरो जब होता है तो कौन सा फ्लो होता है हमारा, स्टेडी फ्लो होता है। डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो कौन सा होता है, अनस्टेडी होता है। तो वही आपसे पूछा गया था ऊपर, है ना। चेंज एट अ पॉइंट, चेंज हो रही है तो अनस्टेडी हो गया, चेंज नहीं हो रही होती तो स्टेडी हो जाता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, मोमेंटम, फोर्स या एनर्जी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास का, है ना। ये भी आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो बहुत बार पूछी जाती है ऐसे। जैसे ये कोई, तो चलिए सही से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो क्यों नहीं रहा है,
है ना। ये हमारा तो जो हमारी कंटेंट इक्वेशन क्या बोलती है, यहाँ से अगर एक जगह से हमारा पानी गया और दूसरी जगह से पानी निकला तो जितना मास होगा दोनों का वो बराबर होगा, यानी कि फ्लो रेट बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पर ρ1 डेंसिटी है, v1 वेलोसिटी है और q1 क्या है हमारा डिस्चार्ज है, और यहाँ पे ρ2 v2 और q2, और यहाँ पे एरिया A1 हो गया, यहाँ पे एरिया A2 हो गया। तो जो हमारा Q1 होगा वो Q2 के बराबर होगा, यानी कि ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। यानी कि अगर सिंगल ही एंट्री पॉइंट है और सिंगल ही एग्जिट पॉइंट है, एक ही एंट्री पॉइंट है और एक ही एग्जिट पॉइंट है, तो जो हमारा फ्लो रेट है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, है ना। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, ρ1 इक्वल टू ρ2। इनकम्प्रेसिबल में डेंसिटी बराबर होती है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये भी बार काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए ना। तो कन्वर्जन ऑफ मास हो गया। अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल्स हैज अ डेफिनेट path and path of individual particle do not cross each other is called steady flow, uniform flow, streamline flow या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर हमारा फ्लो, जो हमारा लिक्विड पार्टिकल है उसका डेफिनेट पाथ एक ही पाथ है और जो दूसरा है उसका खुद का अपना पाथ है, ये दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कौन सा फ्लो कहलाता है, ये कहलाता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।